एक्चुअली क्या ना, ये माइंडसेट हमारा आज से एक पीढ़ी पहले का ये माइंडसेट था कि सरकारी नौकरी करो, ज़्यादा हाँ। नौकरी ही करो, है ना। लेकिन क्या है, अब डे बाई डे माइंडसेट बदल रहा है। जी। मोदी जी के आने से ये इतना तो जरूर मैं कहूँगा फ़ायदा हुआ, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को सही जगह, स्टार्टअप रोल, मेक इन इंडिया रोल, ये सब ला के एमएसएमई के रोल्स अभी देखोगे आप। एमएसएमई में गवर्नमेंट ने इसी बजट के अंदर बिना कोलेट्रल के 5 करोड़ जो लोन हुआ करता था उसको 10 करोड़ तक आप ले सकते हो बिना कोई प्रॉपर्टी कोलेट्रल लगे। तो ये एक अच्छा। तरीके से अच्छे मूव है गवर्नमेंट के कि जिससे आप बढ़ो, बिजनेस करो। अच्छा, मुझे आप कुछ 4-5 फायदे बता दो टैक्स भरने के, क्योंकि लोग बाग ना इनकम टैक्स भरने से बहुत बचते हैं। देखो, टैक्स भरना एक सबसे पहला है कि सिटीजन इंडियन, बीइंग इंडियन होने के नाते एक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को बताओ ट्रू एंड फेयर कि हाँ मेरी इतनी, चलो ये तो एथिकल बात हो गई, ठीक है। या पार्टनर कहते हैं उस पर डिसाइड करें, किस तरीके से डिसाइड करें कि उसे प्राइवेट लिमिटेड लेनी चाहिए, एलएलपी लेनी चाहिए या सिंपल जीएसटी लेनी चाहिए। एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में माना जाता है बेसिकली। इसका पर्पज क्या होता है कि अगर कोई बंदा केस करेगा, स्यू करेगा, हाँ जी। तो कंपनी के ऊपर होगा, ना कि उसके पीछे के ओनर्स के ऊपर। ये बेनिफिट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी के लिए बेसिकली, जो कि बेनिफिट आपको प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिलता और नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो आज के टाइम में लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा बड़ी है वो है टैक्सेशन की। लोगों को भारत में पता ही नहीं है कि कितने तरीके के टैक्स हैं। लोगों को लगता है कि सरकार हमसे पैसा बस लूटे जा रही है, हम कमा रहे हैं और सरकार को दे रहे हैं। ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि मैं जीएसटी अलग दे रहा हूँ, इनकम टैक्स अलग दे रहा हूँ, सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। दूसरा, कंपनी वाले भी बहुत परेशान रहते हैं आज के टाइम में कि कितना टैक्स देना है, कितना नहीं देना है। जॉब वालों का कि इनकम टैक्स कितना देना है, कितना नहीं देना, कहीं मेरे पास नोटिस तो नहीं आ जाएगा, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, मैंने इतनी की प्रॉपर्टी खरीद ली, कितना टैक्स दूं, मेरे पास इतने सारे स्टॉक हैं, उन पर कितना टैक्स देना है। तो टैक्सेशन को लेके, और साथ में बहुत सारे बच्चे ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे जो सीए बनना चाहते हैं। सीए के लिए 12th पास कर ली कॉमर्स से, अब सीए कैसे बनना है, सीए का एग्जाम कैसे निकालना है, सीए बनने के बाद अर्निंग कितनी होती है, एक सफल सीए बनने में टाइम कितना लगता है। तो आपके इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट है हमारे शो में मिस्टर मोहित, जो कि एक फुल टाइम सीए हैं। और सीए का आपको पता होगा चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, तो वो किस तरीके से काम करते हैं और कितना अर्न कर लेते हैं। जीएसटी के बारे में बताएंगे, इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे, और अभी थोड़ी बहुत आपको चर्चा हम बजट के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख ली तो शायद इनकम टैक्स को लेके, जीएसटी को लेके, सीए को लेके या बजट को लेके आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत करते हैं मोहित सर का हमारे शो में। मोहित सर नमस्कार, जय श्री राधे। जय श्री राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो मोहित सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ही पूछता हूँ बजट को लेकर कि अभी बिल्कुल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट लॉन्च किया है। तो आम जनता, जो गांव में लोग फार्मर रहते हैं, किसान रहते हैं, क्या उनके लिए इसमें कोई अच्छी चीज आई है? कुछ भारत सरकार ने उनके लिए कुछ बजट सैंक्शन किया है? देखो क्या है, इस बजट में सभी को खुश करने की कोशिश क्या की है। इतना अच्छा बजट बनाया है जो कि मुझे लगता है पिछले दशक में नहीं आया ऐसा बजट। जी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आम जो पब्लिक है उसको भी खुश किया, क्योंकि 7 लाख को बढ़ा के लिमिट 12 लाख तक नो टैक्स। हाँ चाहे जी। वो एग्रीकल्चर इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम में जो कंबाइंड होती है बिजनेस इनकम, तो टैक्स लग जाता है। जी। तो उस सिनेरियो में भी किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। हाँ जी। साथ में क्या है, किसान के लिए आपने देखा होगा इस बजट के अंदर एक अलग से बोर्ड बनाया गया, मखाना बोर्ड करके। अच्छा। इस बोर्ड का फायदा क्या है, जो एक अनसिस्टमेटिक इनकम थी किसान की, उसको सिस्टमेटिक करके क्या हम लोग किसान भाइयों से इतना उत्पादन करा सकते हैं जो एक्सपोर्ट कैटेगरी में ला पाए, जैसे मखाना हो गया, एक्सपोर्ट करा सकें, जिससे इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ मिले, साथ में जो कृषि प्रधान देश हमारा है, किसानों को उनको भी बूस्टअप मिल पाए, उनकी इनकम का जरिया बढ़े। तो ये किसानों के लिए एक नई मुहिम गवर्नमेंट ने छेड़ी है, जो कि मुझे लगता है सफल होगी। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके दिमाग में यही रहता है कि आम जनता का फायदा कैसे हो। बिल्कुल। आम जनता के फायदे के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े डिसीजन ले लिए। उन्होंने आधी रात में नोट बंद कर दिया जी कि भाई आज से 500,000 का नोट बंद, जी। जाओ जो मर्जी कर लो, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे।
दूसरा, अभी तक लोगों को जीएसटी की नॉलेज नहीं है, क्योंकि जीएसटी 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 एक लोगों के दिमाग में ना डर है कि मेरे पे जीएसटी लग गई, अरे मैं इतनी जीएसटी दे रहा हूँ, अरे। तो ये जीएसटी क्या है सर? जीएसटी के बारे में थोड़ा सा लोगों को बेसिक से बताओ। जी, देखो क्या है, सरकार ने 2017 में ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं अच्छा इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें सरकार की भी विन विन सिचुएशन थी, जो बिजनेसमैन था उसकी भी विन विन सिचुएशन है बेसिकली। अच्छा। हाँ, वो विन विन सिचुएशन ऐसे है कि आज से 2017 से पहले अगर जाएंगे तो मल्टीपल लॉ हुआ करते थे, जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट आता था। ये क्या होता है कास्केडिंग इफेक्ट? टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे। अच्छा। एक एग्जांपल लेके, पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, लग्जरी एंटरटेनमेंट टैक्स अलग हुआ करता था। सरकार ने 15 कानून को बंद करके एक जीएसटी लेके आई। अच्छा। तो 15 कानून को बंद करने का फायदा ये हुआ कि जो हाँ 30% 35% टैक्स वसूला जाता था, उसे घटाकर एक एवरेज 18% टैक्स लेके आई सरकार, जिसका नाम रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब सेल्स टैक्स हुआ करता था, सर्विस टैक्स हुआ करता था, सब इकट्ठे करके एक ही बार हम टैक्स लेंगे आपसे। इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सरकार, दो तरीके के मेजर रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं सरकार को टैक्स कलेक्शन के। एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कैटेगरी में हम लोग बोल लीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में इनकम टैक्स बोल लीजिएगा। तो सरकार ने जो कदम उठाया 2017 में, मैं तो वो कहूँगा बहुत अच्छा कदम था ये। कहीं से भी कहीं तक ये जो अफवाह है कि हमें तो मारा जा रहा है जीएसटी लेके, हम लोगों को इतना त्राहिमाम कर दिया, वो नहीं है। क्योंकि पहले व्यापारी परेशान था, सेल्स टैक्स हो गया, उसकी फाइलों का पता नहीं होता था, क्योंकि स्टेट वाइज होता था। वो स्टेट वाइज में दिक्कत क्या आती थी, हर स्टेट के अलग अलग लॉज के अकॉर्डिंगली वो बनाते थे, जिसमें अगर ऑडिटिंग भी करना होता था तो ढंग से सीए ऑडिट भी नहीं कर पाते थे, लैकुना नहीं पकड़ पाते थे, व्यापारी गलती कर रहा है या उसको फायदा कैसे उठाना है ना। तो ये सब चीजों की लैकुनाज को खत्म कर दिया गया जीएसटी के अंदर। सर, आपने इतनी सरल भाषा में और इतनी आसानी से जीएसटी को समझाया। तो अब जैसे एक और टैक्स है, लोग इससे भी बहुत घबराते हैं, उसका नाम है इनकम टैक्स। जी। लोगों को लगता है कि मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है तो मेरे पे कितना टैक्स लग जाएगा, कहीं मैं नोटिस तो नहीं आ जाएगा, कहीं मैं जेल तो नहीं चला जाऊंगा, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। तो किस कैटेगरी में इनकम टैक्स देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, और इनकम टैक्स बेसिकली होता क्या है? लोग दो तरीके से भी इनकम करते हैं, कुछ ब्याज पे पैसा उठा रहे हैं, कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनका कैश में ही इनकम है तो वो कैश में पैसा लेते हैं, लोग कैश में लेन देन ज्यादा करते हैं। तो क्या कैश में लेन देन करना सुरक्षित है या नहीं, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। और इनकम टैक्स किस पर लगता है और कितना लगता है? जी, देखो क्या है, इनकम टैक्स जो मैंने पहले बताया डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। जितना आप कमाओगे उतना सरकार को टैक्स उसके हिसाब से आपको देना होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं कमाया तो टैक्स लगेगा, नहीं। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो सरकार को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा ये मिथ है मार्केट में कि इनकम टैक्स बहुत ज्यादा हुआ, मतलब जो बोलते हैं ना कैटेगरी गांव में, मतलब जैसे बब्बर टैक्स बोला है, ये सब चीजें, ये सब नहीं है माहौल। गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स को भी स्ट्रिक्टली ये बोला गया है, लिटिगेशंस को कम करो और जितना ट्रू एंड फेयर आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो आम आदमी को, उतना ही आपको, मतलब अब टॉर्चर लेवल है ना जो भी टैक्स के मामले में जो पब्लिक बोलती है टॉर्चर किया जा रहा है, वो काफी हद तक कम हुआ है। कारण बताता हूँ कम क्यों हुआ है। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट लेके आई है फेसलेस असेसमेंट, मतलब आपको ऑफिसर से मिलना ही नहीं है। तो जो पहले जमाने में ब्राइब वगैरह के कल्चर हो गया था, या जो भी बोलते थे नॉर्मल, मैं खुल के बोलूं तो ठीक है ना, तो वो आज की डेट में बहुत कम हुआ है। जब आपको पता ही नहीं कि ऑफिसर कौन है तो टैक्स रिश्वत लेने वाला कौन, कोई नहीं। तो सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है और व्यापारी को बढ़ाने के लिए मतलब बहुत ज्यादा अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे फेसलेस असेसमेंट हो गया, आपके आईटीआर आप पिछली 4 साल की भी भर सकते हो, मतलब अभी इसी बजट के अंदर पहले 3 साल की आप भर सकते थे, अगर आप लेट भी हो गए तब भी कोई परवाह नहीं, आप 4 साल तक की पुरानी आईटीआर आप अब फाइल कर लो। अच्छा। हाँ जी, तो ये ना अच्छे कदम मैं तो मानूंगा सरकार के, जो कि इस बजट में फिर से एक और उन्होंने एक मुहिम दी कि हम व्यापारी के साथ हैं, हम लोग मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ो सरकार ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सरकार का पूरा फोकस्ड है इस पे। मेक इन इंडिया को आपने बताया, मेक इन इंडिया तो मैं भी बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ जी, कि देश में ही बने, देश में ही बिके, देश का पैसा देश में ही रहे जी। आप जो है बाहर की चीजों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जितना ज्यादा विदेशी उत्पादकों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। बिल्कुल ठीक। और हमारी इकोनॉमी जो है ड्रॉप डाउन हो रही है। बिल्कुल। अगर आप हमारे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ऑब्वियस है पैसा यहीं रहेगा, यहीं ग्रोथ होगी, यहीं जीडीपी ग्रो करेगी।
तो मोदी को गाली देने से अच्छा है खुद पे फोकस करें जी और बिल्कुल। आप क्या यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को जरूर देखें कि वो किस कंपनी का है, कहीं ऐसा तो नहीं विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे विदेशी कंपनी का और गाली बकेंगे मोदी को जी, कि बहुत भाई बढ़िया हमारा बात। देश ग्रो नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो कंप्लेन करना बंद करो, काम करना शुरू करो। बहुत बढ़िया दो- ध्रुव जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल आपने बोला। क्योंकि क्या है, जितना फॉरेन रिजर्व रहेगा उतना स्ट्रेंथन होगी हमारी इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल और सर। गवर्नमेंट एक हद तक बैलेंस करना चाहती है चीज़ों को, लेकिन हर काम ना गवर्नमेंट नहीं कर हाँ सकती, जी, सही बात है है। ना। तो बिजनेसमैन को इतना बूस्ट अप करना सरकार को, जैसे अभी देखा होगा 7 लाख से 12 लाख तक हम टैक्स नहीं लेंगे, वो बिजनेसमैन के लिए भी एप्लीकेबल है बिल्कुल एक्चुअली। बिल्कुल ऐसा नहीं केवल सैलरीड क्लास को ही टैक्स नहीं देना, बिजनेसमैन को भी टैक्स नहीं देना 12 लाख तक, जी अगर जी इनकम अर्न करता है तो अपने बिल्कुल। बिजनेस से। तो कहीं ना कहीं सरकार तो पूरी तरीके से पुश कर रही है, आप लोग बड़े, इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इन 10 साल में हमने देखा होगा तेजी से उभर रहे हैं अपने देश के अंदर, जो जी, कि जी। गुड सिंबल है। और हम लोगों को वर्ल्ड वाइज एक रिकॉग्नाइजेशन भी मिल रहा है एक तरीके से, हाँ जी हाँ जी है हाँ ना। जी। तो सरकार पूरा जोर लगा रही है, देखते हैं हम लोगों इंडियंस में कितना दमखम है कि बाहर से रिजर्व ले पाए। इंडियंस तो सर जितना एक्सपोर्ट होगा। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि जितनी बाहर की कंपनियां भी चल रही हैं, चल तो इंडिया के बेस पे ही रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है इंडियंस लोग आपको हर कंपनी में मिल जाएंगे, जी लेकिन हमारे लोग क्या, रिस्क कैपेसिटी थोड़ी कम रहती है, तो थोड़ा घबराते ज्यादा हैं, जी जी, डरते हैं। और दूसरा क्या, एक दूसरे को ब्लेमिंग करने में बहुत जल्दी आगे आते हैं। ठीक बात। तो ये प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है थोड़ी इंडिया में है, शायद सॉल्व हो जाए। एक्चुअली क्या ना, ये माइंडसेट हमारा आज से एक पीढ़ी पहले का ये माइंडसेट था कि सरकारी नौकरी करो, ज्यादा हाँ नौकरी ही करो, true। है ना। लेकिन क्या है, अब डे बाई डे माइंडसेट बदल रहा है। जी मोदी जी के आने से ये इतना तो जरूर मैं कहूँगा फायदा हुआ, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को सही जगह, मतलब स्टार्टअप रोल, मेक इन इंडिया रोल, ये सब ला के एमएसएमई के रोल अभी देखोगे आप। एमएसएमई में गवर्नमेंट ने इसी बजट के अंदर बिना कोलेट्रल के 5 करोड़ जो लोन हुआ करता था उसको 10 करोड़ तक आप ले सकते हो बिना कोई प्रॉपर्टी कोलेट्रल लगे। तो ये एक अच्छा। तरीके से अच्छे मूव है गवर्नमेंट के कि जिससे आप बढ़ो, बिजनेस करो, है ना। दूसरे अब सर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस है, हम्म। तो उसको जीएसटी कब लेना चाहिए? क्या उसका रेवेन्यू अगर मान के चलिए महीने का 1 लाख है, साल का 12 लाख है, तो उसको जीएसटी जरूरी है? या 1 करोड़ पे लेना है, या 10 करोड़ पे लेना है, या 100 करोड़ पे लेना है? जीएसटी कब लेना चाहिए? क्योंकि आपको पता है जीएसटी लेते ही खर्चे शुरू हो जाते हैं, जी बिल्कुल। रिटर्न भरनी है, टैक्स भरना है। तो छोटे व्यापारी को कब जीएसटी लेना? सर लोगों के दिमाग में ये सवाल बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल ठीक आपने बोला ध्रुव जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन का पार्ट बना हुआ है काफी हद तक लोगों के माइंड्स में। जी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, अप टू 20 लाख लिमिट दी हुई है, स्पेसिफाइड 4-5 टेरिटरी को छोड़ दिया जाए उनकी हाँ 10 जी। लाख है। अदरवाइज मोस्टली 28 स्टेट्स के अंदर आपकी लिमिट है वो 20 लाख सर्विस के लिए है, मंथली ईयरली। ओके। अगर आप अर्न करते हो 20 लाख तक, हाँ जी। मतलब ग्रॉस रिसीट जिसको बोलते हैं, आप बिजनेस से जितना रिसीट आ रही है, अगर अगर 20 लाख तक आ रही है तो आपको जीएसटी की नीड ही नहीं है। ओके। आप अगर जब जल्दी ही वॉलंटरी जिसको बोलते हैं अपनी इच्छा से स्वेच्छा से जीएसटी ले लेते हो, उस दिन से आपकी लायबिलिटी खड़ी हो जाती है इमीडिएटली। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत सोच समझ के जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएं। जब तक 20 लाख की लिमिट नहीं पहुंचती हाँ जी। तब तक आपको नीड नहीं है। अगर आपको टेंडर्स वगैरह बिजनेस लेने के लिए लेना पड़ रहा है तो आप वॉलंटरी फ्री हो, लेने स्वेच्छा से लेने के लिए गवर्नमेंट ने आप दे देगी। लेकिन उसके साथ कंप्लाइंस आपको ध्यान रखने होते हैं, जैसा आपने बोला कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते ही आपके ऊपर लायबिलिटीज खड़ी हो जाती हैं। Exactly। तो बड़ा ही सोच समझ के लेना होता है। 20 लाख की लिमिट मेन लिमिट है, उसको हम्म। टेक केयर करना है आपने। ओके, तो अगर आपका 20 लाख का टर्नओवर है ईयरली का, तो आप हिसाब लगा लीजिए आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। अगर 20 लाख से कम है या 20 लाख तक ही है तो आप जीएसटी ना लें। बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपका 10 लाख का भी है तब भी ले लें, क्योंकि इसके अपने फायदे भी हैं। जी तो बिल्कुल। मोहित सर, जीएसटी लेने के फायदे क्या क्या हैं? अगर किसी का टर्नओवर कम भी है तो उसको क्या आगे चल के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, सरकार से या प्राइवेट कंपनियों से या बैंक से? देखो, जीएसटी होने के फायदे तो बहुत सारे हैं, अनगिनत है। मैं बनाता जाता हूँ क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा, अगर आप जाते हो कि मेरा कोई बिजनेस एंटिटी है जो एक्चुअली रन हो रही है, तो आप एवरी मंथ की रिटर्न्स आप प्रूफ के रूप में दे सकते हो कि हाँ मेरा इतना बिजनेस होता है। तो वो एक प्रूफ के रूप में काम में आता है। जैसे चाहे बैंक में जाना है तो आप अगर टर्नओवर जस्टिफाई कर रहे हो आप, तो जीएसटी के थ्रू ही टर्नओवर जस्टिफाई होगा आपका। दूसरा क्या है, लोन में आप जाते हो तो लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिना जीएसटी के आपके लोन का थोड़ा इजी, मतलब इजी वे है। अगर आप जीएसटी लेते हो तो थोड़ा इजी पड़ जाता है आपको लोन लेना। और फायदे क्या हैं, आप जीएसटी होने की वजह से आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है बिजनेस
को लेके, जैसे आप कहीं वेंडर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आपके पास सफिशिएंसी ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप टेंडर में एलिजिबिलिटी को प्रूव कर सकते हो अपनी। जी। और फायदे क्या हैं जीएसटी के, जैसे आप ने कोई इनपुट लिया, लैपटॉप लिया, अगर जीएसटी नहीं है आपका तो जो पीछे लैपटॉप के ऊपर जो 18% जीएसटी देके जा रहे हो वो वेस्ट हो जाता है आपका। जी। लेकिन अगर आप जीएसटी है तो जो पीछे जो बिजनेस के लिए जो गुड्स आप खरीद रहे हो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, एक तरीके से सीधे 18% की आपकी सेविंग हो जाती है वो। ओके। तो ये मेन बेनिफिट्स में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, तो जब हम फॉर एग्जांपल मेरा टर्नओवर 30 लाख का है साल का और मैंने जीएसटी ले लिया, बट आई डोंट नो कि रिटर्न कौन कौन सी जानी है। कई बार ऐसा सीए होते हैं कि अपने फायदे के लिए कहते हैं कि आपकी तो हर महीने रिटर्न जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर महीने रिटर्न भेजो। कोई, मैंने जहां तक सुना है कि आप 3 महीने में या 6 महीने में या साल भर में रिटर्न भेज सकते हो। तो आप मुझे थोड़ा सा जो रिटर्न का लेके एक बार कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करिए कि किसको कितने महीने में रिटर्न भेजनी चाहिए और आइडियल क्या है इसमें। ठीक है ध्रुव जी, क्या होता है इसमें 2 कंबाइंड बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर रिटर्न्स। एक होता है कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, एक होती है रेगुलर स्कीम। ठीक है। कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ तक का काम करने के लिए व्यापारी जो सेल परचेज करते हैं वो अपने कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। सरकार भी समझती है कि जो किराना स्टोर है वो एक एक चीज का आइटम का रिकॉर्ड हमें नहीं प्रोवाइड कर पाएगा क्योंकि वो किराने का काम कर रहा है और इतनी कर पाना रिकॉर्ड को संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप कंपोजिशन स्कीम चूज करिएगा, हमें केवल 1% टैक्स दो और आप फ्री, आपको हमें रिकॉर्ड देने की जरूरत ही नहीं है इतना सारा कितना खरीद के लेके आए, ये सब चीजें ना केवल लमसम बेसिस पे हम देख लेंगे, 4 डिटेल स्टॉक परचेज सेल कितना है, बस हमें पूरी डिटेल खर्च वर्चों की बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये होती है। आप इसमें फायदा क्या दिया व्यापारी को, 3 महीने में एक बार रिटर्न आप भर सकते हो। अच्छा, इसको बोलते हैं आपका जो है ना कंपोजिशन स्कीम के अंदर रिटर्न फाइल करना। ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेगुलर रिटर्न्स के अंदर। इस रिटर्न्स में क्या है कि जब आप 1.5 करोड़ क्रॉस कर दो या आप वॉलंटरी रेगुलर स्कीम यूज करो तो इसमें भी 2 कैटेगरी गवर्नमेंट ने बना दी जी। आप अपनी इच्छा से जी क्यूआरएमपी स्कीम या तो चूज कर लो। क्यूआरएमपी, हाँ, क्वार्टरली रिटर्न प्रिपरेशन स्कीम होता है एक, ठीक है ना। और हर महीने आप अगर चाहते हो आपके पास स्टाफ अच्छा, हर महीने हमें बताते रहो, ठीक है ना। तो आपको जो क्यूआरएमपी स्कीम में है गवर्नमेंट ये बोलती है आप 3 महीने में एक बार हमें बता दो जी, बशर्ते कंडीशन इतनी रहेगी जो B2B पार्टी हैं वो आप हमें हर महीने बताओ। जैसे सपोज आप मेरे पास आए और मैंने क्यूआरएमपी स्कीम ली हुई है तो आपका जीएसटी नंबर है, अगर मैंने आपको बेचा है आपका जीएसटी नंबर है तो मुझे हर महीने आपके बारे में बताना होगा जी। अगर कोई बंदा आया जिसका जीएसटी नहीं है उसे मुझे हर महीने बताने की जरूरत नहीं है, वो आप 3 महीने में एक बार बता दो टोटल बेसिस पे कि बिना जीएसटी वालों के साथ में आपने बिजनेस कितना किया, 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, वो इकट्ठा करके मुझे बता दो, ठीक है। तो इस केस में क्यूआरएमपी में 3 महीने में एक बार रिटर्न जाएगी आपकी। अच्छा, अगर आप रेगुलर स्कीम यूज करोगे तब हर महीने आपको फाइल करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, लेकिन क्या है बहुत सिंपल स्टेप 3 आप पकड़ लीजिएगा। 2 तरीके के व्यापारी हो गए, एक कंपोजिशन डीलर, एक रेगुलर डीलर। रेगुलर डीलर के अंदर 2 कैटेगरी बना दी सरकार ने, एक रेगुलर वाली और एक क्यूआरएमपी वाली, दैट्स इट। तो मोहित सर, जैसे हम लोग यूट्यूबर हैं और हम लोग की आईटी फर्म भी है, हम बाहर के क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और मेरा टर्नओवर तो समवेयर अराउंड कोई 18-19 लाख रुपए का है। तो क्या मुझे जीएसटी लेना चाहिए? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है वो कई लोगों का क्वेश्चन है, वो कई सीए से कंसल्ट करते हैं, इवन डबल जगह जा जाके एक वो होता नहीं है सेकंड ओपिनियन, वो लेते हैं कि भाई कुछ लोग, इसमें क्या है बेसिकली जब आप इंडिया से बाहर से रुपए लेके आते हैं तो आपको प्रूव करना होता है गवर्नमेंट के कि आपके ऊपर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल हो। जब आप ये कहोगे जब मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। अच्छा, इसके साथ में गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस और दी हैं कि आपको कुछ डिक्लेरेशन देनी होती हैं, जैसे LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बोलते हैं इसको, जिससे आपका जो बाहर से रुपए लेके आओगे जिसके ऊपर आपका जीएसटी ना लिया जाए 18%। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को हमेशा प्रमोट करती है। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करेंगे या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे तो गवर्नमेंट हमेशा आपको प्रमोट करती है, जिसकी वजह से आपका टैक्सेशन जो एक्सपोर्ट के ऊपर होने वाला जीएसटी उसको माफी मिल जाती है 18% की। अगर आपके ऊपर माफी मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस सपोर्ट मिल जाता है एक तरीके से, है ना, ब्लॉक नहीं होता आपका अमाउंट।
तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया हुआ है, चाहे आपका 1 रुपए का बिजनेस हो आप ले लो। हाँ, आप इंडिया से बाहर से अगर अर्निंग कर रहे हो तो आप इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कराओ और फिर इमीडिएटली उसके बेसिस पे हर महीने आप बताओ कि बाहर से कितना रुपए लेके आ रहे हो। अच्छा, एक टर्म है उसको कहते हैं डिडक्शन। लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उसमें कहते हैं कि हमें डिडक्शन करवा दीजिए। मैं ये ऑन एयर बोल दूंगा, और इसमें ना कुछ बार्टर सिस्टम भी रहता है। सीए डिसाइड कर लेते हैं कि मैं तुम्हें इतनी डिडक्शन दिलवा देता हूँ, मुझे बताओ कितनी पत्ती मिलेगी, और ये हमारे साथ हुआ है। तो ये डिडक्शन क्या है और इसमें ये कैसे काम करता है, और एक सीए इसमें फायदा कैसे पहुंचाता है एक सैलरी पर्सन को, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, आपने आउट ऑफ द बॉक्स ये जो है क्वेश्चन पूछा है, जिसमें मैं कहूँगा कि इसमें ना 2 चैनल है जी। पहला क्या है कि टैक्स अवॉइडेंस, हाँ जी, और दूसरा होता है टैक्स प्लानिंग जी। दोनों में अंतर है। टैक्स प्लानिंग क्या कहती है, मैंने आपको सजेशन दिया कि आप जो है LIC लीजिएगा, आप FD कराइए, आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिएगा, जो लॉ में डिफाइंड हैं उसके अंदर मैं आपको डिडक्शन क्लेम करा के आपका रिफंड दिलवा दूंगा जी। दिस इज द टैक्स प्लानिंग। हाँ जी, कि प्रॉपर हम लॉ के हिसाब से टैक्स प्लानिंग करके आपका टैक्स रिफंड दिलवा देंगे, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ने जो बोला, गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, जब आप रुपए इन्वेस्ट करते हो तो इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलता है। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आप जो है कोई भी सीए इस तरीके से करता है या जो भी XYZ, लेकिन कुछ लोग लोभ लालच में आपके पास इवन रसीद ना होने पर भी वो डिडक्शन के अंदर फिगर्स फिल कर देते हैं। उन फिगर्स के बेसिस पर आप जो है रिफंड पा जाते हो, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा, वो कैसे हो सकते हैं? मान लो अगर आपके पकड़ में आ गया कि आपने गलत डिडक्शन क्लेम किया है, तो आपके ऊपर 300% पेनल्टी लगेगी, प्लस ब्याज लगेगा, जो कि रिफंड लिया है उससे ज्यादा आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। तो इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। हाँ जी। तो इस रूट को कभी नहीं अपनाना चाहिए। जब गवर्नमेंट सुविधा दे रही है आपको, उन सुविधाओं के साथ में करेंगे प्लानिंग, जिसको टैक्स प्लानिंग बोलेंगे, उस तरीके से आप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आज के टाइम में, आपको LIC लेने के या इंश्योरेंस लेने के या FD कराने के फायदे मिल रहे हैं और आपकी टैक्स सेविंग हो रही है जी। और लेकिन ये बिना सीए की सलाह के करना चाहिए? नहीं, आप अगर आपके पास नॉलेज है इन सब टर्म्स की, देन आप बिना सलाह के भी कर सकते हो। गवर्नमेंट ने कहीं नहीं लिखा कि सीए के थ्रू ही करिएगा या सीए से। एक्चुअली है क्या, जिसको लॉ की नॉलेज है वो आपको बता देगा, इस सबसे सेविंग हो जाएगी आपकी। लेकिन और अच्छी बात यह है, गवर्नमेंट इन सबसे परे उठ चुकी है। आपको देखा होगा, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, 2 रिजीम ले आई थी गवर्नमेंट 2 साल पहले। हाँ जी। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट यही था कि हम लिटिगेशन में नहीं फंसना चाहते और ना ही क्लाइंट जो टैक्स पेयर है उसको लिटिगेशन में फंसाना चाहते हैं, क्योंकि सैलरीड पर्सन ट्रू एंड फेयर टैक्स देता है, आप समझो। बिल्कुल, है ना। अब क्या है, उनके ऊपर शक की निगाह से देखना। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि टैक्स पेयर पहले जमाने में शक की निगाह से देखते थे आप टैक्स पेयर को, वो अब कहते हैं नहीं, आप ही सरकार के लिए टैक्स दे रहे हो, हम आपको शक की निगाह से क्यों देखें। लिटिगेशन फ्री हम लोग चाहते हैं, लिटिगेशन हो ही ना, इसीलिए न्यू रिजीम लेके आई कि हम FD का कल्चर ही खत्म कर देंगे। आपकी सैलरी बराबर है, बराबर टैक्स दो सरकार को, कोई प्लानिंग का स्कोप नहीं। अच्छा जी, इसको बोलते हैं न्यू रिजीम के अंदर। और इसीलिए न्यू रिजीम को गवर्नमेंट हर साल प्रमोट कर रही है। जैसे पहले था 5 लाख को बढ़ा के 7 लाख को बढ़ाकर 12 किया, लेकिन ओल्ड रिजीम को एज इट इज रखा हुआ है 2 साल से कि हम उसको इतनी महत्व नहीं दे रहे। मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर ये भी अबॉलिश हो जाए, आप बिल्कुल FD कराओ, इन्वेस्टमेंट करो, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला बेसिकली। अच्छा, एक और लोगों को क्वेश्चन रहता दिमाग में कि फॉर एग्जांपल वो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो उनको टैक्स रिडम्पशन किस किस में मिलेगी? फॉर एग्जांपल बच्चों की स्कूल फीस में मिल रही है या हॉस्पिटल बिल्स में मिल रही है, क्या क्या बिल्स वो संभाल के रखें पूरे साल, जो टैक्स फाइलिंग के टाइम पे उनको अपने सीए को दिखाने चाहिए और देने चाहिए, जिससे उनको कुछ टैक्स में माफी मिल जाए? देखो क्या है, दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। सैलरीड पर्सन के लिए अलग सेक्शंस डिफाइंड हैं, बिजनेस के लिए अलग तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है। सैलरीड पर्सन को ये सारे जो ओल्ड रिजीम अलाउ करती थी, जो ओल्ड रिजीम फॉलो करना चाहते हैं वो अपने प्रूफ संभाल के रखें। न्यू रिजीम बोलती है हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स, ये लोअर रेट से आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। अगर आपको फायदा होता है न्यू रिजीम में तो आप न्यू रिजीम में आ जाओ, अगर फायदा नहीं होता तो अपने प्रूफ दिखा के ओल्ड रिजीम में टैक्स का बेनिफिट ले लो।
ये टैक्स पेयर के ऊपर छोड़ा है, आप कौन सी रिजीम को फॉलो करना चाहते हो। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या क्या प्रूफ हम रख सकते हैं। हाँ जी। तो देखो क्या है, 80C सेक्शन के अंदर 1.5 लाख की लिमिट थी, वो कंटिन्यू है। वो कहता है आपका LIC हो गई, FD 5 साल से ऊपर हो गई, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, आपके PPF हो गए, इन सब के प्रूफ आप रखो, 1.5 लाख तक हम आपको छूट देंगे। 80D सेक्शन बोलता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिएगा, 25,000 रुपए प्लस समथिंग, सीनियर सिटीजन के लिए 25,000, हम 50,000 तक का आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है। 80DD भी कहता है अगर कोई डिजीज हो गई आपके डिपेंडेंट को, कोई सीवियर डिजीज है, तो हम आपको बेनिफिट देंगे 75,000 के। ऐसे अलग अलग सेक्शंस डिफाइंड है 80C से लेके 80U तक, ठीक है ना। तो उनके जो जो प्रूफ के रूप में आप रखेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्स में। अच्छा मोहित सर, ये आज के टाइम में ना एक टर्म बहुत ज्यादा फेमस है, उसको लेके काम बहुत डिले होते हैं मेरे तो पर्सनली, ऑडिट। हर कंपनी में मैं कॉल करूं, अरे भैया ऑडिट चल रहा है, अभी टैक्स ऑडिट चल रहा है, अभी बाद में बात कर रहे हैं इस बारे में, मेरे बिल पेंडिंग चल रहे हैं, पेमेंटें पेंडिंग चल रही हैं, लोगों के ऑडिट नहीं खत्म होके देते। ये टैक्स ऑडिट होता क्या है और कैसे होता है और क्यों होता है और जरूरी क्यों है? जी देखो क्या है, सरकार ने एक व्यापारी के लिए ये बोला, देखो क्या है, व्यापारी को सरकार बेनिफिट देती है काफी। कैसे बेनिफिट देती है, वो कहती है कि आप जो है हमें खर्चे दिखाओ, हम जो नेट प्रॉफिट आप बताओगे कि आपको फायदा कितना हुआ, उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे। जबकि सैलरीड वालों के साथ ऐसा नहीं है, वो तो जितनी सैलरी आती है बेचारे सारे पे टैक्स दे देते हैं, राइट। तो लेकिन बिजनेसमैन वालों से, जो बिजनेस कर रहे हैं व्यापारी, उनसे ये बोला गया कि अगर आप धंधा जो है बिजनेस 1 करोड़ से ऊपर कर रहे हो, कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, या है ना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो 2 करोड़ से ऊपर, ऐसे लिमिट्स बनाई हुई हैं। अब तो 10 करोड़ भी पहुंचा दिए टैक्स ऑडिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आप खर्चे दिखा रहे हो वो CA से वेरीफाई करा लो खर्चा। अगर उन्होंने वेरीफाई कर दिया, ओके कर दिया, तो हम मान लेंगे आपका खर्चा है, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है केवल उतने पर टैक्स लेंगे हम लोग। अच्छा, अगर कोई खर्चा आपने दिखाया CA को ऑडिट करते टाइम और उसमें लिख दिया ऑडिट CA ने ये खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो वो खर्चा आपका माना नहीं जाएगा। तो ये रोल होता है ऑडिटिंग का। इसलिए व्यापारी क्या है, प्रॉपर प्रूफ देता है ऑडिटिंग के लिए। तो वो सब टाइम लाइन। तो क्या ये हर महीने होता है ऑडिट या साल में एक बार? ये साल में एक बार होता है एनुअली। अच्छा, हाँ, टैक्स ऑडिट जो कैटेगरी में आते हैं वो 30 सितंबर डेडलाइंस होती है एनुअली इसकी, एवरी ईयर। तो आज के टाइम में ना मोहित सर, आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी लोग बहुत खरीद रहे हैं। FD या इसमें इन्वेस्ट ना करने की बजाय क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको इनकम टैक्स में या किसी इस जगह पे कुछ रिडम्पशन मिलेगा? और नहीं भी मिलेगा तो क्रिप्टो करेंसी पे उनको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? क्योंकि अभी अभी क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लीगल करा गया है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी एक हॉट टॉपिक है और गवर्नमेंट इसको पिछले साल ही बजट के अंदर लेके आ गई थी। क्रिप्टो करेंसी में जो प्रॉफिट होगा उसको एक स्पेशल कैटेगरी का नाम दिया गया। जैसे आपने पहले सुना होगा विनिंग लॉटरी से विनिंग से होता था, उसी तरीके की एक कैटेगरी बना दी गई है, स्पेशल इनकम की कैटेगरी, जिसपे जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे स्टेट फॉरवर्ड 30% टैक्स लगेगा। जी। अच्छा। तो गवर्नमेंट 30%, ये तो गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रख दिया। लेकिन देखो क्या है, दोनों में अंतर होता है। लीगल, आपने जो वर्ड यूज किया लीगल, अभी ये गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया ये लीगल रहेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी लॉ ही नहीं है इंडिया के अंदर क्रिप्टो के ऊपर। तो लीगल कैसे बोल सकते हो आप चीजें। गवर्नमेंट काफी सख्त है इसको लेके, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं से इकोनॉमी को डाउनफॉल करने की पोजीशन में आ सकती है। मतलब एक तरीके राइवल सिचुएशंस होती है ना, तो गवर्नमेंट लॉ जब तक नहीं लेके आ सकती तब तक ये लीगल नहीं बोल सकते हम लोग इसको। टैक्स कलेक्शन, ऐसे तो टैक्स कलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, लीगल चीज इज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है और उसने अभी GST ले रखा है, और वो आप शायद ये पॉडकास्ट देख भी रहे हो, और उन्होंने GST फाइल नहीं करी 5-6 महीने से, नहीं चला बिजनेस, नहीं है CA को देने की फीस, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में लोगों के बिजनेस नहीं चल पाते उतने अच्छे तरीके से जितना वो प्लान करते हैं, क्योंकि प्लानिंग उनकी कुछ और होती है, रिजल्ट कुछ और आते हैं। तो अब उनके ऊपर कितनी पेनल्टीज लगने वाली हैं और उन पेनल्टीज से वो बच कैसे सकते हैं, कैसे वो वेव ऑफ कराएं उन पेनल्टीज को, और सरकार में भी क्या प्रावधान है उस चीज को लेकर? हाँ, ये मैं कहूँगा ध्रुव जी, बहुत बर्निंग इशू है ये वाला, जो व्यापारी को पीड़ा देता है। जब बिजनेस नहीं चलता तो उस टाइम पर और ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है बिजनेसमैन के लिए। ट्रू।
है क्या, जैसे ही रिटर्न आप भरना बंद करते हो, क्योंकि व्यापारी को अगर समझ नहीं है वो अपनी इच्छा से रिटर्न भरना बंद कर गया, नहीं गया डेटा देने के लिए। हाँ जी। लेकिन जीएसटी में प्रावधान है, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता तब भी आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, चाहे निल के ही क्यों ना फाइल करो आप जी। अगर नहीं मिल के फाइल करोगे तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है, पर डे के हिसाब से। तो 500 रुपए सीजीएसटी फीस और एसजीएसटी फीस लग के 1000 रुपये पेनलाइज हो जाता पर मंथ। और एट द एंड क्या होता है, जब वो 6 महीने तक नहीं भरता तो ऑफिसर सुओ मोटो कैंसिल कर देता है। अगर सुओ मोटो कैंसिल हो गया मतलब है ऑफिसर ने अपनी इच्छा से इसको बंद कर दिया। कारण है क्योंकि ये रिटर्न टाइम पे नहीं भर रहा। 6 महीने का प्रावधान किया हुआ है, फिर भी कुछ 6 महीने 8 महीने बंद हो जाते हैं जीएसटी। जब तक जीएसटी नहीं बंद होता तब तक व्यापारी के ऊपर पेनल्टी की तलवार लटकती रहती है। ये थोड़ा सा प्रावधान में चेंज होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म्स आने चाहिए जिससे इमीडिएटली एटलीस्ट व्यापारी को सुकून मिले कि अगर नहीं चल रहा वो केवल एक एप्लीकेशन लगाए और बंद हो जाए। हाँ, बंद होना काफी टफ है, ओपन करने से भी ज्यादा बंद करना। राइट। अच्छा, लोगों के ना क्वेश्चन रहते हैं इनकम टैक्स को लेके सर, कि जैसे एक इनकम टैक्स हो गया तो लोग कहते हैं कि एडवांस टैक्स पे कर दो तो आपको काफी फायदा मिल जाएगा, उसमें आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। और लोग अपने आप को प्राउड फील कराते हैं, भाई हम तो एडवांस टैक्स भरते हैं, हम तो टाइम से पहले टैक्स दे देते हैं सरकार को। और लोगों को लगता है कि उसमें उनको कुछ बड़ा फायदा हो रहा है। तो आप मुझे सच सच बताओ, क्या एडवांस टैक्स भरने में कुछ फायदा भी होता है, और होता है तो कितना होता है, ताकि मैं भी एडवांस टैक्स पेयर बन सकूं। देखो क्या है ध्रुव जी, थोड़ा अवेयरनेस की कमी है यहाँ पर। फायदा तो कुछ नहीं होता, बस ये है कि ब्याज नहीं लगता। ये क्या है कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपको टैक्स साल में 10,000 से ऊपर देना है तो आप मुझे हर क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स देते रहो। एक एग्जांपल के लिए आपने सालाना 50,000 रुपए टैक्स देना है, ठीक है। तो सरकार कहती है कि आप मुझे 30% दे दो सितंबर तक, फिर उसके बाद 75% दे दो आप मुझे 15 जनवरी तक, फिर ऐसे करके ना स्लैब्स बनाए हुए हैं, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ऐसे ना एडवांस टैक्स के ना प्रोविजंस हैं। अगर आप टाइमली देते रहोगे किस्त को, इंस्टॉलमेंट बोल दो, एडवांस टैक्स बोल दो एक तरीके से जी, तो आपसे जो सरकार ब्याज है वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट भी लगता है क्या टैक्स पर? अगर एडवांस टैक्स नहीं दोगे तो इंटरेस्ट आएगा। सेक्शन 234 ABC तीनों इंटरेस्ट के लिए बने। अच्छा, हाँ, ये क्या है, अगर आप एडवांस में टैक्स नहीं दीजिएगा तो सरकार ब्याज लेगी आपसे, ठीक है ना। उस ब्याज की भरपाई करने के लिए, मतलब है ब्याज ना लगे, इसलिए एडवांस टैक्स के रूप में आप टैक्स देते रहिए सरकार को उस साल के दौरान, जिससे क्या एट रैंडम जब आप एक साथ टैक्स देने जाएंगे तो ब्याज का कंपोनेंट है वो ना आपके ऊपर लग पाए। ओके, टैक्स में कोई छूट नहीं है, एडवांस में कोई छूट नहीं ऐसा नहीं। तो मोहित सर, मुझे ये बताइए कि इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में आप ऐसा क्या सरकार को सजेशन देना चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से सिंप्लीफाई करिए कि आम जनता भी आराम से टैक्स भी पे कर पाए, जीएसटी भी दे पाए, टैक्स की चोरी ना करे, और उसको अवेयरनेस को अपने दिमाग में रखते हुए उसका फायदा भी उठा पाए। ऐसा क्या सिंप्लीफिकेशन आप चाहते हैं? देखो सर, अगर ऐसा सिंप्लीफिकेशन अगर होता लोगों का, क्योंकि तो पांचों उंगली सेम नहीं होती, हाँ जी, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं जी। अगर सरकार के पास, टू बी फ्रैंक, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट कर चुकी होती, आप समझो। लेकिन क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अगर हम डायरेक्ट टैक्स खत्म कर देंगे तो जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, तो गैप बढ़ जाएगा। सरकार को वहां पे भी बैलेंस करना है, तो आप उंगली उठाने लगोगे सरकार के ऊपर कि डायरेक्ट टैक्स खत्म क्यों किया, क्योंकि रईस लोगों को आगे बढ़ाना था, आप समझो। तो डायरेक्ट टैक्स लगना जरूरी है। फिर जिसकी ज्यादा इनकम वो ज्यादा टैक्स सरकार को दे, इसलिए तो डायरेक्ट टैक्स लेके आए, ज्यादा प्रॉफिट है ना सर। तो इसको अबॉलिश नहीं करना चाहती सरकार, यहाँ से इनकम भी बन जाती है, जो कि बजट में हमें फायदा, मतलब अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वेलफेयर करने हैं, सरकारी कंपनी चलानी है, मतलब रुपया तो चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। इन द सेम वे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो कंज्यूमर बेस्ड है, वहां पे भी नहीं सरकार खत्म कर सकती इसको। बस ये है आपके लिए कि सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हाँ जी। और उसी पर सरकार लगातार 10 साल से अथक प्रयास करने में लगी पड़ी है, कैसे और सिंपल किया जाए। आप देखोगे इस बजट के अंदर सरकार ने अनाउंस ही कर दिया कि हम डीटीसी लेके आ रहे हैं। उसका नाम क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड। पुराना टैक्स सिस्टम ही खत्म कर देंगे। पहले जो सेक्शन थे उसके आधे सेक्शन हम लेके आएंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे। उनकी टैगलाइन ही यही है, हम लोग
लिटिगेशन नहीं चाहते, टैक्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ओके ओके। तो नया टैक्स लॉ भी आने वाला है, अब तो हम उसमें भी चर्चा होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो सरकार अथक प्रयास कर रही है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए और लिटिगेशन फ्री माहौल बनाने के लिए। अगर कोई पर्सन फंस जाता है टैक्स चोरी में, चाहे वो इनकम टैक्स चोरी में फंस रहा है या जीएसटी की टैक्स चोरी में फंस रहा है, तो फंसने के बाद अगर वो किसी सीए के पास जाते हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं, तो आप एज ए सीए उनको क्या सलाह देंगे कि अब आप फंस गए हो तो आप क्या क्या स्टेप फॉलो करो? जी देखो, क्या फंसने की डेफिनेशन देखना पड़ता है, क्या है बेसिकली पेनल्टी लग जाती है, हम बेसिकली हम सीधी बात करते हैं। हाँ, सीधी पेनल्टी क्या है, या जेल जाने की कंडीशन बन गई है। जेल वाली कंडीशन बहुत सीवियर केसेस में आती है, सरकार भी समझती है और लॉ के अंदर प्रावधान है। क्या ध्रुव जी, अलग अलग सेक्शंस है, कुछ लाइट सेक्शंस है, कुछ हैवी है। जैसे 142(1) के अंदर आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, गैदर करेंगे बेसिकली। आपका 144 हो गया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 143 हो गया 3 स्क्रूटनी हो गई, नॉर्मल स्क्रूटनी, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने जो फाइल किया वो ट्रू है भी या नहीं है वो बेसिकली, है ना। उसके बाद आता है, अगर उनको लगता है कि और ज्यादा थोड़ी व्यापारी के साथ में दिक्कत है, तो वो सीवियर केस में चली जाती है सेक्शन 148 के अंदर, जिसमें पिछले नॉर्मली 4 सालों का, फिर और भी ज्यादा लगता है 50 लाख से ऊपर टैक्स इवेजन लगता है उनको, तो 10 साल तक वो देख सकती है आपकी किताबों को। रॉय, अच्छा, सरकार का अधिकार है ना। तो अगर अब उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कितने हैं। सबसे पहले क्या, आप अगर किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो वो ये देखता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ क्या है, जिसके बेसिस पे आपने गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन का मतलब आईटीआर फाइल किया। तो जितना डॉक्यूमेंट आपका स्ट्रांग होगा उतने आप मजबूत हो। ओके। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन, मान लो बहुत सारे व्यापारी कैजुअली लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, वो नहीं लेना। कैजुअली कैसे, आपके पास खर्चे का बिल आया, उन्होंने ड्रॉर में डाल दिया, वो फट रहा है, फेंक गया, कुछ पता नहीं है, लेकिन पेमेंट गई है, उसके बेसिस पे खर्चा बुक कर लिया, लेकिन नहीं, प्रूफ चाहिए, बिल भी तो चाहिए। पेमेंट आपने किया है, वो XYZ किसको किया है, उसको प्रूफ करना पड़ता है। बिल होगा तभी तो आप प्रूफ कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करना ही सबसे अच्छा मेरा सजेशन है, जिससे आप लिटिगेशन से बाहर आ पाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये पूछ रहा था, हाँ, तो वही सर मैं ये पूछ रहा था कि आज के टाइम में हमने ये चीज देखी कि अगर आप पर मान लो पुलिस ने आपको वारंट भेजा और पुलिस आपसे पूछताछ के लिए बुला रही है, तो जनरली लोग कहते हैं कि मैं अपने लॉयर के साथ बात करूंगा, मैं अपने लॉयर के साथ जाऊंगा। अगर किसी पर्सन को जीएसटी की तरफ से या इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है, तो क्या यह प्रावधान है कि आप पहले मेरे सीए से बात करिए, मैं उनके साथ आऊंगा? क्या ये आपकी लाइन में भी ऐसे ही होता है? देखो क्या है, आप लॉ की आपको फुल नॉलेज नहीं है। हाँ जी। इसलिए आपको प्रावधान ये दिया जाता है, तब तक इन द मीन टाइम आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिएगा और आप अपने कंसल्टेंट के साथ आप जा सकते हो, वो कर सकते हो जी। वो रेड के केसेस में प्रॉपर आपको एक आपका जो कंसल्टेंट है वो आप अपना चूज कर सकते हो, अपनी पक्ष को रख सकते हो कि आपने सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है सारा स्ट्रांग है, ये डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आपने सारे काम किए हुए। तो मोहित सर, मुझे एक आंसर बताइए कि आज के टाइम में ना लोग कैश ट्रांजैक्शन से बहुत डर रहे हैं कि कैश नहीं देंगे, कैश नहीं लेंगे। तो कैश ट्रांजैक्शन की गवर्नमेंट ने क्या लिमिट रखी हुई है? क्या आप इतने में कैश ट्रांजैक्शन रखिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है? देखो क्या है, कैश का ट्रेल रखना बड़ा पॉसिबिलिटी नहीं होती, मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क होता है कैश का ट्रेल रखना। हाँ जी। आप ये भी बोल सकते हो ये कैश जो है ना मिस्टर ए ने दिया था, आप ऑफिसर को बोल दो मिस्टर बी ने दिया, ऑफिसर को मानना पड़ेगा फिर। इसलिए कुछ गवर्नमेंट ने लिमिट्स फिक्स की हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर अलग लिमिट हैं, जीएसटी के अंदर अलग लिमिट हैं। ठीक है। जैसे हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में बोला गया एक व्यापारी से आप 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते विद इन फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पे करते हो तो मैं आपसे 2 लाख से ऊपर पैसे नहीं ले सकता कैश में फॉर अ सिंगल पॉडकास्ट। अगर 3 लाख की बिलेंगे तो आपको 1 लाख वाइट में देना ही पड़ेगा। ऐसा 2 लाख में आपसे कैश रिसीव कर सकता हूं। देना इलीगल नहीं है, लेकिन लिमिट्स लॉफुली फिक्स करती हैं बेसिकली फॉर सिंगल एंटिटी। हाँ, सिंगल एंटिटी। जैसे आप गए वेंडर से, मैंने कहा मैं 15 लाख की कार लेना चाहता हूँ, तो आप 2 लाख तक उनको कैश प्रोवाइड कर सकते हो, रिमेनिंग अमाउंट आप जो है ना वाइट में ट्रांजैक्शन करना होगा आपको, है ना, जिससे क्या है लॉफुली आप फॉलो कर पाए। ठीक है। दूसरा,
आपको बोलता है इनकम टैक्स कि पर ट्रांजैक्शन आप 5,000 से ऊपर एक दिन के अंदर एक व्यापारी के साथ में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, जो कि पहले 10,000 थी लिमिट, वो घटा के 5,000 कर दी। पहले ये लिमिट 20,000 हुआ करती थी 3-4 साल पहले आज से। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कैश का ट्रांजैक्शन कम से कम हो, क्योंकि कैश का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, अथॉन्टिसिटी नहीं है, ट्रेल नहीं कर सकते कि कहां से आया कैसे जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स वाई लॉ के अंदर डिफाइंड है लिमिट कि इस लिमिट के अंदर ही आप काम करिएगा। अच्छा मोहित सर, एक ना बहुत ज्यादा मिथ कह सकते हैं या कह सकते हैं कि भ्रांति फैलाई गई है कि घर में ना इतना ही गोल्ड रखना चाहिए, इससे ज्यादा गोल्ड रखेंगे तो शायद रेड पड़ जाएगी। और आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि रेड पड़ती है तो गोल्ड सबसे ज्यादा मिलता है जी। तो क्या सरकार ने क्या गोल्ड रिजर्व करने की घर में कोई लिमिट रखी हुई है कि आप इतने किलो या इतने ग्राम ही गोल्ड रख सकते हैं, इससे ऊपर रखेंगे तो वो इलीगल है? देखो क्या है, ये बेसिक लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में हो गया या वहां पर ये डिफाइंड नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन कई लॉ को मिलाते हो। जैसे इंडियन कल्चर के रिगार्डिंग कुछ लॉज हैं जो कि बोलते हैं स्त्री के पास 500 ग्राम तक हो सकता है सोना जी। बिल्कुल, तो इनकम टैक्स लॉ भी मानेगा कि हाँ, एक घर के अंदर अगर एक स्त्री है तो उनको 500 ग्राम तक सोना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मेल है तो 250 ग्राम तक, 200 ग्राम तक रहे तब भी जस्टिफाई, मतलब ये रीजनेबलनेस के ऊपर चलती हैं चीजें, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, फेस्टिव हो गए या सेलिब्रेशन हो गए, वहाँ गोल्ड का आदान प्रदान मामूली बात, मतलब होता ही होता है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है आप 10 किलो गोल्ड रखो, लेकिन आपके पास क्या रहना चाहिए? डॉक्यूमेंट, बिल रहना। डॉक्यूमेंट क्या है? आप कहाँ से खरीद के लेके आए, कितने अमाउंट दिया था उस टाइम, कैसे दिया था। अगर आपके पास है, आप 10 किलो नहीं, आप 50 किलो रखो। लॉ बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हाँ जी, लेकिन मिथ यह है कि ज्यादा गोल्ड रखने से दिक्कत आएगी, नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखो। ओके ओके। तो जो गोल्ड दिखाते हैं मूवीज में वो जस्ट फॉर शो ऑफ होता है, आप 100 किलो भी रख सकते हो अगर बिल है आपके पास। राइट राइट, बिल्कुल। बस ये है कि अगर आपके पास बिल नहीं है तो जस्टिफाई लिमिट, जो पुराना कल्चर है, जैसे 500 ग्राम स्त्री, अगर बिल नहीं है तो 500 ग्राम एक स्त्री के पास हो सकता है, जैसे आप जो वियरिंग्स होते हैं बेसिकली इस तरीके की, है ना, तो अलाउड है। अच्छा, मुझे आप कुछ 4-5 फायदे बता दो टैक्स भरने के, क्योंकि लोग वाग ना इनकम टैक्स भरने से बहुत बचते हैं कि यार टैक्स भर दूं, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार फिर हर बार ले लेगी मुझसे, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पास कोई नोटिस आ जाएगा। तो आप मुझे टैक्स भरने के कुछ बेनिफिट्स बताओ ताकि ये वीडियो देखे या ये रील देख के हर बंदा टैक्स भरने लगे। जी देखो, टैक्स भरना एक सबसे पहला है कि सिटीजन, इंडियन, बीइंग इंडियन होने के नाते एक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को बताओ ट्रू एंड फेयर कि हाँ मेरी इतनी इनकम है। चलो ये तो एथिकल बात हो गई, ठीक है। बात इसके अलावा भी आपको क्या फायदा होने वाला है, अगर आप ITR भरते हो तो आपकी वाइट मनी बन रही है। इसको क्या बोलते हैं, सपोज आप, गवर्नमेंट ने बोला कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, आप 12 लाख की ITR भर रहे हो, तो आप अपने घर तक कैश भी 12 लाख तक रखोगे तो सरकारी डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है आपने। तो इससे क्या हुआ, आपकी वाइट मनी जनरेट हो रही है, आपकी जिसको बोलते हैं नेट वर्थ बनना, सरकार की निगाह में नेट वर्थ बन रही है आपकी। तो इसलिए ITR भरने का एक तो पहला बेनिफिट ये हो गया कि आपकी नेट वर्थ बन रही है। दूसरा फायदा, आप वीजा लगाने जाओ, आप इंडिया से बाहर घूमने जाओ, तो आजकल देखा होगा वहां नेटवर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, ITR की कॉपी मांगते हैं। आपको बाहर घूमने जाना है, लंदन जाना है, कनाडा जाना है, तो वो सब क्या है, वो वर्थ देखते हैं आपकी कि भाई आप वहां काबिल हो, तो वहां ITR की कॉपी लगा के आप जा सकते हो, है ना। तीसरा फायदा, अगर कोइंसिडेंटली सब कुछ अच्छा चल रहा है, कभी ऊपर नीचे हुआ बिजनेस, बैंक में जाके अपने कागज दिखा के ITR की कॉपी लगा के लोन ले सकते हो इजीली, है ना। तो मल्टीपल फायदे हैं। एक और मेरे पास अभी सज्जन आए थे मेरे ऑफिस में, मैं बताऊं आपको, मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रहा था उनको जैसे बेबी अडॉप्ट करना था, तो बेबी अडॉप्ट के लिए उस इंसान की कैपेबिलिटी जज करनी थी कि वो रख पाएगा उस बेबी को, नहीं रख पाएगा। तो उस ITR नहीं भरता बेचारा तो नहीं मिलता, कोइंसिडेंटली उसने ITR भरी हुई थी, तो अडॉप्शन में मतलब मल्टीपल कितने भी फायदे हैं जी, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। और ऐसा ये मिथ है एक बार ITR भर दिया तो हर साल भरना होगा ना, सरकार बोलती है अगर 4 लाख से कम है इनकम आप मत भरिएगा। 4 लाख से ऊपर, इस साल से स्टार्ट किया, 4 लाख की लिमिट हो गई, पहले 2.5 लाख हुआ करती थी। आप अगर जो है 2.5 लाख से ऊपर अर्न कर रहे हो तो ITR भर दो, टैक्स नहीं लेंगे लेकिन ITR भर दो, वाइट हो जाएगी आपकी इनकम जो भी आप अर्न कर रहे हो जी। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, जैसे हमने लोन की बात करी, उसका सिविल अच्छा, उसने लोन ले लिया,
खुदा ना करे उसके साथ कोई समस्या आ गई, अब लोन डिफॉल्ट हो गया, अब बैंक वाले उसका खून पी रहे हैं कि भाई किश्त भर, कैसे भी भर, कुछ भी कर, और उसका सिविल भी खराब हो गया, तो उस केस में वो क्या हेल्प ले सीए से, सो दैट कि वो उन लीगल पचड़ों से बच पाए? देखो इसके लिए क्या अलग अलग प्रोविजंस अलग अलग लॉ के हिसाब से। पहला, अगर उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो CIRP प्रोसेस होते हैं, लिक्विडेशन के प्रॉपर प्रोसेस होते हैं, वो अपनी फाइल लिक्विडेशन में ले जा सकते हैं वॉलंटरी, कि देखो हमने इतना काम करना चाहा लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से हम पेइंग कैपेसिटी खत्म हो गई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो जितना हमारे पास है कंपनी के पास उतना लिक्विडेट करके आप इनका चुका दीजिएगा। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसेस बने हुए हैं जी, तो उनके थ्रू जाएंगे तो कोई आपको हैरेस करने वाला नहीं है। ओके जी। अच्छा, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं सर, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि खुद को बैंकरप्ट कैसे घोषित करते हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है और हमारे देश के कई सारे बड़े जो व्यापारी हैं वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करके आराम से घर में बैठे हुए हैं, मजे में महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं जी। और ऑब्वियस है घोषित इसीलिए करा गए होंगे, लोन से परेशान रहे होंगे। तो अगर कोई ये वीडियो या रील देख रहा है और वो चाहता है कि बैंकरप्ट घोषित कर दूं तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? देखो प्रोसीजर बहुत अच्छा, इंसॉल्वेंसी कोड अपने यहाँ चलता है इंडिया के अंदर जी, है ना। उस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, IBC बोलते हैं उसको। IBC 2016 में प्रॉपर लीगलाइज फॉर्म में ये लॉ होके आया है जी। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो देन आप अपने लिक्विडेट बैंक्रप्ट अपने आप को शो करा सकते हो उसके अंदर। ओके जी। अगर कोई पर्सन है कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो वो किस तरीके से अपनी कंपनी को GST के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाए, LLP में करवाए या प्राइवेट लिमिटेड में करवाए, तो ये टर्नओवर के ऊपर डिसाइड करे या पार्टनर कहते हैं उस पर डिसाइड करे? किस तरीके से डिसाइड करे कि उसे प्राइवेट लिमिटेड लेनी चाहिए, LLP लेनी चाहिए या सिंपल GST ले ले? बहुत बढ़िया, आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये जैसे ही कोई सैलरीड पर्सन है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि मैं बनाऊं क्या। हाँ जी। तो इसमें इंडिया के अंदर प्रॉपर स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती है, एक LLP होती है, प्राइवेट, मतलब प्रॉपर अलग अलग एंटिटीज बोल सकते हो इनको, ठीक है ना। तो अगर सिंगली ही ओन्ड होके कंपनी चलाना चाहते हो आप तो दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन, जिसमें कोई नया पैन कार्ड नहीं आता, आप ही के जो पैन कार्ड आधार कार्ड है उसी से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल जो बिगिनिंग है ना प्रोप्राइटरशिप, जो ट्रायल करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। ना ही किसी CA की जरूरत है इस चीज में, ना ही किसी कंसल्टेंट की, आप प्रोप्राइटरशिप के थ्रू काम कर सकते हो, है ना। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है सिंगल पर्सन के लिए, जो गवर्नमेंट लेके आई, इसको बोलते हैं OPC, वन पर्सन कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक रूप है जिसमें अकेला पर्सन भी कंपनी चला सकता है। होता क्या था, पहले कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन की जरूरत होती थी, लेकिन गवर्नमेंट फिर इसको देखा कि एक पर्सन ही क्यों ना काम अगर करना चाहता है और जो फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलती है वो लेना चाहता है तो अकेला भी बनाए। तो गवर्नमेंट इसको भी प्रोसीजर को लेके आए, उसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी, OPC। ठीक है। अब ऑप्शन बचे एक फर्म, अगर एक से ज्यादा लोग मिलके काम करना चाहते हैं फिर उनके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं प्राइवेटली। पहला हो गया नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, दूसरा ऑप्शन हो गया LLP जिसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और तीसरा ऑप्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इन 3 रूप में आप कर सकते हो। फायदा नुकसान क्या होता है, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के में माना जाता है बेसिकली। इसका पर्पज क्या होता है कि अगर कोई बंदा केस करेगा, स्यू करेगा, हाँ जी, तो कंपनी के ऊपर होगा, ना कि उसके पीछे के ओनर्स के ऊपर। ये बेनिफिट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी के लिए बेसिकली। अच्छा जी, जो कि बेनिफिट आपको प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिलता और नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में नहीं मिलता, और OPC में भी नहीं मिलता। OPC क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड का ही रूप है इसलिए मिलता है। अच्छा, मिलता है। हाँ, OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जैसा नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इन तीनों में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस करना चाहता है, अपना कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है और कौन कौन से लाइसेंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जो उसको लेने ही चाहिए, मस्ट है? जी देखो, एक्सपोर्ट में मैंने पहला जो आपने बताया, एंटिटीज सबसे पहले चूज करनी है। आपने मान लो प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट किया, अकेले आप इंसान हो, आपने माइंड में आया आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये GST प्रोप्राइटरशिप लेना मस्ट है। हाँ, एक एंटिटी तो बनाना होगा, चाहे प्रोप्राइटरशिप बना लो,
चाहे पार्टनरशिप बना लो या ओपीसी बना लो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, ठीक है, जिससे कि कोई एग्जिस्टेंस में तो आएगी एंटिटी। हाँ जी, एक एग्जिस्टेंस में सबसे पहले लेके आओगे आप, फिर जाते हैं जीएसटी। फिर जैसे क्योंकि आप एक्सपोर्ट का काम करना चाह रहे हो, तो मैंने पहले बताया था कि जीएसटी लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। फिर जीएसटी के साथ में आपको एक एलयूटी डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो 18% का सरकार से बेनिफिट ले रहे हो, हाँ जी, वो आप ट्रू एंड फेयर के रूप में काम कर रहे हो। बाहर से ही एक्सचेंज आएगा, करेंसी लेके आओगे आप इंडिया के अंदर, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, है ना। उसकी एक डिक्लेरेशन जाएगी, एलयूटी लेना होगा आपको। और एक गुड्स की अगर आप साथ में हैं तो आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वैसे भी। तो दोस्तों आपने देखा मोहित सर ने कितनी अच्छी तरीके से आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइलिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, किस तरीके से टैक्स सेविंग करनी है, डिडक्शन में कैसे बचना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बता दिया है। ये पॉडकास्ट देखने के बाद आई थिंक कोई भी आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं होगा जो आप सोचो कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा। आपको सारे सवाल और सारे आंसर शायद इस कवर हमने कर दिए वीडियो में। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रह रहा है कि मैं किस तरीके से फाइलिंग करूं, कौन सी रिटर्न कब भरनी है, क्यों भरनी है, कैसे भरनी है, किस पोर्टल पर जाके भरनी है, किस पोर्टल पर लॉगिन करना है, पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनाना, और भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आइए, आप अपने क्वेश्चन पूछिए। मैं या मोहित सर, हम जो भी अवेलेबल होंगे आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हम चाहते हैं कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, आप तक अवेयरनेस पहुंचे, और गवर्नमेंट को हमारी फायदा हो, देश का फायदा हो, देश ग्रो करे, जीडीपी आगे बढ़े, क्योंकि हम और आप मिलकर ही इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही हो, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि टैक्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों तक, आपकी फैमिली तक, आपके फ्रेंड्स तक पहुंच जाए। साथ में एक सब्सक्राइबर बटन भी आ रहा होगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, उसके कोई पैसे नहीं लगते, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम ऐसे और भी गेस्ट आपके लिए लेकर आते रहें और ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए एंड मोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में, हमारे शो में। और हम कोशिश करेंगे जो भी कमेंट सेक्शन में लोग सवाल पूछें उन क्वेश्चंस को हम रिकॉर्ड कर लें, लिख लें अपने पास कहीं, और आपको दोबारा इनवाइट करें ताकि आप उन सारे सवालों का जवाब दे पाएं। जरूर जरूर। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार।